morning students. Today we will do class 7th history chapter number 2, the new kings and the kingdoms. By the 7th century there were the big landlords in the different region. मतलब जो न्यू किंगडम्स के राज थे वो 7th सेंचुरी में हुआ। उस समय जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे राजाओं के अंडर में, वो राजाओं के लिए गिफ्ट लेके आते थे, जिसके कारण और क्योंकि उनकी पहचान बढ़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो धीरे धीरे राज्यसभा में या राजाओं से अपनी जान पहचान बनाने लगे। Some of these Samans declared themselves independent, और इसी का नतीजा ये था कि कुछ जो बड़े जमींदार थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करके राजाओं से अलग हो गए। One such was the राष्ट्रकूटा in the Deccan. इसी प्रकार का एक जमींदार था राष्ट्रकूटा जो डक्कन एरिया में वो चालुकास के अंडर में थे। डंकी दुर्गा ओवरथ्रू द चालुकास। तो जो डंकी दुर्गा जो राष्ट्रकूटा का सामंत था उसने चालुकास को हराया लड़ाई में और उसके क्षेत्र को अपने अंडर में ले लिया। ना एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। अब हम देखते हैं कि उस समय जो राजा महाराजा या जमींदार थे बड़े बड़े वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को किस प्रकार संचालित किया करते थे। These new kings hold the title like महाराजा अधिराज, but they share the power with the Samants. मतलब कि उस समय के जो राजा हुआ करते थे वो महाराजा अधिराज इस प्रकार के बड़े बड़े टाइटल जिसको हम उपाधि कहते हैं हिंदी में वो होल्ड करते थे, पर उनको अपनी पावर शेयर करना पड़ता था बड़े बड़े जमींदारों के साथ, मतलब सामंतों के साथ, क्योंकि वो भी राजा के समकक्ष पावरफुल हुआ करते थे। इसी कारण स्टार्ट now sources of income. Now where their kings get this source of income, मतलब कि इतनी बड़ी आर्मी को या इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए उस समय के जो राजा महाराजा या लैंडलॉर्ड थे उनको पैसे कहाँ से मिलते थे। They get the income from the peasants, cattle keepers, artisans. They got the revenue from the traders. तो उनको इस रेवेन्यू के द्वारा इनको ये रेवेन्यू मिलता था उस समय के पीजेंट्स, कैटल कीपर जो जानवरों को पालते थे, आर्टिशियन और बिजनेसमैन ट्रेडर्स। नाउ हाउ दे यूज दिस इनकम। अब इस इनकम प्राप्त होने के बाद वो इस पैसों को कहाँ खर्च करते थे, किस उपयोग में लाते थे। दिस इनकम यूज्ड टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट एज वेल एज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल्स, फोर्ट्स एंड टू मेंटेन आर्मी। तो ये राजा जो या जो बड़े जमींदार हुआ करते थे वो इस इनकम को अपने राज्य को स्थापित करने के लिए, बड़े बड़े मंदिर बनाने के लिए, आर्मी मेंटेन करने के लिए और अपने राज्य की सुरक्षा को देखते हुए किले बनाने के लिए वो अपनी इस इनकम का उपयोग करते थे। कलेक्शन ऑफ टैक्स। दिस टैक्सेस वाज कलेक्टेड बाय रिप्यूटेड फैमिली। दिस पोजीशन वाज हेरिडिटी। मतलब उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उन्होंने कुछ फैमिली मेंबर्स को या कुछ लोगों को अपने पोजीशन में रखा था अपने अंडर में, जो राजाओं के लिए टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। और ये टैक्स कलेक्शन का काम हेरिडिटी था, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता था। बट इन मेनी केसेस रिलेटिव्स ऑफ द किंग हैड दिस पोजीशन। परंतु कुछ कुछ स्थितियों में ऐसे भी होता था कि राजाओं के परिवार के सदस्य भी टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। Now प्रशस्ति एंड द लैंड ग्रांट। व्हाट डू वी मीन बाय द प्रशस्ति एंड द लैंड ग्रांट? It contained how the ruler wanted to display themselves as a victorious warrior. मतलब कि प्रशस्ति वे ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई कविता के रूप में या कहानियों के रूप में होती थी, जिसमें वे राजा के गुणगान, उनकी बढ़ाई, उनके द्वारा किए गए कार्य को वो एक बुक के रूप में या पोएट के रूप में कंपोज करके रखते थे। In return, king reward the Brahmins by the grant of land. This recorded on the copper plate. उसके बदले में उस समय के जो राजा के बड़े बड़े जमींदार थे वो ब्राह्मणों को जमीन ग्रांट में देते थे, जिसका रिकॉर्ड एक कॉपर के प्लेट में लिख कर रखा जाता था। Warfare for the wealth. This dynasty was based on the Pacific region. At the time, they tried to control the other kingdom. इस समय जो दूसरी डायनेस्टी थी वो एक दूसरे पर हमला कर उसकी डायनेस्टी को अपने अंडर में लेने की कोशिश करती थी। उन्हीं में से एक था वन सच वाज कन्नौज इन द गंगा वैली। कन्नौज नाम की जगह जो गंगा वैली के किनारे पे थी। टू कैप्चर दिस डायनेस्टी, थ्री डायनेस्टी गुजारा, प्रतिहारा, पालास एंड राष्ट्रकूटास फॉर टू कंट्रोल इट। तो कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए गुजारा,
प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, पालास, यह तीनों डायनेस्टी उस कन्नौज पर आक्रमण कर अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर की, जिस बैटल को हम त्रिपार्टीज बैटल भी कहते हैं। वन सच रूलर वाज सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी। उन्हीं में से एक थे अफगानिस्तान के सुल्तान जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी। He extended control over the parts of Central Asia, Iran and North Western parts। उसने अपने राज्य की सीमाएं सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट तक के बढ़ाए। He mostly target the wealthy temples। उसका अधिकतर निशाने में रहते थे बड़े बड़े मंदिर, जिनमें से एक था सोमनाथ का मंदिर गुजरात में। कारण because the kings gave a large amount of wealth to the temple to show their power and wealth। वह मंदिरों पर आक्रमण करता था। कारण उस समय के जो राजा महाराजा या बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, वो एक भारी संपत्ति मंदिर को डोनेट करती थी। तो उस मंदिर पे बहुत सा धन होने के कारण जो मोहम्मद गजनवी था, वह उन पर आक्रमण कर उसका पूरा धन अपने साथ लूट कर ले जाया करता था। स्टार्ट। Al-Biruni write an account of the subcontinent. This Arabic work known as the Kitab ul-Hilm. He consulted the Sanskrit scholars to prepare this. Okay, the Al-Biruni was the person who writes the account of Muhammad Ghaznavi in Arabic. To write this account, he take the help of some Sanskrit scholars। मतलब उसने इस किताब को लिखने के लिए उस समय हमारे देश में जो संस्कृत ब्राह्मण हुआ करते थे, उसने इस किताब को लिखने के लिए उनकी हेल्प ली। और इस किताब में उसने मोहम्मद गजनवी के बारे में लिखा है, उसके लड़ाइयों के बारे में, उसके द्वारा लूटी गई धन दौलत के बारे में। एक और किंगडम चौहान थे, जिन्होंने दिल्ली से लेकर अजमेर तक के राज्य किया और अपने राज्य को उन्होंने वेस्ट से लेकर ईस्ट तक के एक्सपेंड किया। वन ऑफ द मोस्ट फेमस चौहान रूलर वाज द पृथ्वीराज थर्ड। ही डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम मोहम्मद गजनवी। उनमें चौहान रूलर में एक फेमस रूलर थे जिसका नाम पृथ्वीराज थर्ड थे। उन्होंने अफगान रूलर मोहम्मद गजनवी को हराया था।